हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपना नया चैप्टर है विच इज सेंटर ऑफ मास। राइट, सेंटर ऑफ मास नाम सुना होगा। सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली द पॉइंट वेयर वी कंसीडर होल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से कि मैं कोई भी एक बॉडी मान लूं, आर्बिट्ररी शेप, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास किसी ना किसी एक पॉइंट पे होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने काफी सारे पत्थर वगैरह देखे होंगे, नदी वगैरह रहती है, उसके अंदर कुछ लोग स्टोन बैलेंसिंग करते हैं। एक स्टोन रखा, उसके ऊपर दूसरा स्टोन इधर रखा, उसके ऊपर ऐसे रखा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग वगैरह करते लोग, देखा होगा तुम लोगों ने। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह है उनके सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक वर्टिकल लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बैलेंस है उसका मतलब इन तीनों के सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकल लाइन पे बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर वी कंसीडर दैट द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। एक ऐसा पॉइंट हम मानते हैं। जैसे अगर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पास एक स्फीयर है, तो मैं क्या मानूंगा कि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, उसका सारा का सारा जो मास है वो उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जरूरी है। जैसे मैंने बता दिया, बैलेंसिंग वगैरह करते हैं लोग, जैसे काफी लोग चेयर बैलेंसिंग भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे लेट से कि एक आदमी है, वो ऐसे इस तरीके से चेयर बैलेंसिंग करता है, तुम लोगों ने देखा होगा, ये उल्टी चेयर पकड़ के। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी लाइन से रहेगी इस तरीके से बेसिकली। ठीक है, तो क्या रहता है कि सारी चेयर का सेंटर ऑफ मास एक वर्टिकल लाइन पे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास थोड़ा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी फोर्सेस वगैरह की चर्चा करते हैं, जैसे तुम्हें याद हो तो सूडो फोर्स के जब डिस्कशन किया था, सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स अपन अप्लाई करते थे टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो सूडो फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पे लगता है। तो ये वाली बात याद रखनी है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहां पर होता है। जैसे कोई एक रॉड है, वो हैंग हो रही है कहीं से भी, ठीक है, इस तरीके से हैंग हो रही है, तो मैं ऐसा बोलूं कि लेट्स से कि m मास की रॉड है। ठीक है, तो इसके ऊपर mg कहाँ लगेगा। ठीक है, mg फोर्स लगता है हमेशा। कोई ब्लॉक है, अपन को पता है कि कोई ब्लॉक अगर जमीन पे रखा है, m मास का है, तो उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, mg, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, बट रियलिटी में वो फोर्स कहाँ पे लगता है, वो फोर्स लगता है बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, तो जैसे कि ये जो जैसे एक रॉड है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसके सेंटर पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जैसे मार्कर है सिमेट्रिक है मान लो, ठीक है, दोनों साइड से, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं बीच में होगा। तो इसके ऊपर जो mg लगेगा ना, वो यहाँ कहीं पे लगेगा, इस डायरेक्शन में mg, ना ही यहाँ पे लगेगा, ना ही यहाँ पे लगेगा, ना ही किसी और पॉइंट पे लगेगा। कहीं और दिखाया है अगर ये वाला फोर्स, तो उसका मतलब वो गलत आंसर है, वहां पर आएगा ही नहीं फोर्स, इट्स ऑब्वियस। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, बिकॉज mg विल ऑलवेज एक्ट, ऐसे समझो, mg हमेशा कहां पे लगेगा, ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम लोग जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल का भी एग्जांपल ले सकते हो। कोई भी चीज को तुम लोग फेंकोगे तो देखना गोल गोल घूमते जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसे मारकर ऐसे फेंकी, ठीक है, तो देखो ऐसे गोल गोल घूमती गई। ठीक है, ऐसे 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 स्लो मोशन में दिखाओ तो कुछ इस तरीके से गई होगी। ठीक है, और मोशन में फिर वो नीचे आई होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि यहां से मैंने फेंका उसको, यहां जाके कुछ ऐसे हो गई, यहां जाके कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, लेट्स से कि उसके दो पॉइंट है ए बी, तो ए बी कुछ ऐसे है, ए बी कुछ ऐसे है, क्योंकि हमेशा कंटिन्यूअसली घूमती रहेगी। ए बी ऐसे हो गए, ए बी ऐसे हो गए, ठीक है, फिर बी ऐसे हो गए, और फाइनली ग्राउंड पे आ गए। ऐसा मैंने ऐसा फेंका और ऐसे प्रोजेक्टाइल कराया बेसिकली पेन को। ठीक है,
तो गोल गोल घूमता घूमता आ गया। अब मैं बोलूँ कि इसका पाथ कैसा है, तो अगर मैं सिर्फ अगर ए पॉइंट को कंसिडर करूँ तो देखो, तो ए पॉइंट का तो कहीं अता पता ही नहीं है, वो तो कैसे भी करके मोशन कर रहा है, कहीं पे भी मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। उसी तरीके से बी भी कोई रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो रहता है उसका पाथ जज करते हैं, और सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो तो प्रोजेक्टाइल ही होगा, ठीक है। जैसे ये है इसका सेंटर ऑफ मास, से सेंटर पे है, तो बेसिकली मैं पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि पार्टिकल जो बॉडी है उसके जो दूसरे पार्ट्स है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये लोग प्रोजेक्टाइल करे ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी की बात करूँ तो देखो बी का कुछ ऐसा आ रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये वाली है, ठीक है। तो मैं किसी भी एक पार्ट की बात करूंगा तो इट विल नॉट डू अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बट अगर मैं सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो इट विल डू प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसीलिए हमें सेंटर ऑफ मास पढ़ना जरूरी होता है। इट इज अ पॉइंट अगेन वेयर द मास, द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे तुम लोगों ने सुना होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है तो अपन न्यूटन्स सेकंड लॉ कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। हम सब जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर मास की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये जो रहता है ये रिलेशन विच इज बेसिकली नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन रहता है दैट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान से समझना, ठीक है। उसी तरीके से जब तुम लोग किसी भी पार्टिकल एम मास की कोई बॉडी है जो v जितनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, m इंटू वी सी ओ एम, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी हम लिखते हैं कोई भी बॉडी का, जब भी हम मोमेंटम बनाते हैं तो मोमेंटम जब भी लिखते हैं तो बेसिकली उसकी जो वेलोसिटी लिखते हैं दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। उसी तरीके से जब नेट फोर्स लिखते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। हम कुछ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक बात भी करेंगे सेंटर ऑफ मास की। जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ना आसान रहता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया वो जो पेन थी उसका आराम से हमें पाथ मिल गया, ठीक है। उस तरीके से वैसे काफी सारे एग्जांपल है, जैसे अगर कोई बॉडी है वो देखो घूम भी रही है और आगे भी जा रही है, ठीक है, ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा अल्फा से घूम रही है, और वी और ए से आगे जा रही है, मतलब वो लीनियर, इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं, आगे जाके बोलेंगे कंबाइन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी हो रही है बॉडी की और रोटेशनल मोशन भी हो रही है, ठीक है। तो उसको कंबाइन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन बोलेंगे, जिसके अंदर बॉडी आगे भी जा रही है और बॉडी घूम घूम भी रही है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मुझे इस बॉडी का कोई पॉइंट है उसका पाथ ऑब्जर्व करना है, तो देखो पाथ तो भी बहुत गंदा आएगा क्योंकि वो आगे भी जा रहा है और वो गोल गोल भी घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो कंबाइन ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन की बात करूं तो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाता तो देखो सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं रहेगा और वो हमेशा कहाँ जाएगा, आगे की डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट, वो हमेशा आगे के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो हमें रोटेशनल का भी टेंशन नहीं लेनी है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास थोड़ा आसान पड़ जाता है। चलिए अब सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं आगे। तो लेट्स से अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे मास रखे हुए हैं, ऐसा समझो, ठीक है, बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। यहाँ पर लेट्स से मास है m1, ठीक है, देन यहाँ पर मास है m2, यहाँ पर मास है m3, और इस तरीके से यहाँ पर मास है mn, ऐसे बहुत सारे मास है।
अब ये जो मास m1 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो समझते होगे, जो ओरिजिन से जो वेक्टर है जो उसकी पोजीशन डिनोट करता है, विच इज द पोजीशन वेक्टर, वो r1 है। m2 का पोजीशन वेक्टर है r2, m3 का पोजीशन वेक्टर है r3, उसी तरीके से nवें मास का है rn। ठीक है, तो जब भी थियरी लिखते हो तो ऐसे लिखना है कि देयर आर m1 m2 m3 mn मास, ठीक है, m1 से लेके mn तक है और उनका पोजीशन वेक्टर r1 से लेके rn तक है। ठीक है, तो अगर इस सिस्टम का मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब देखो कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर मैं एक स्फीयर बोल लूं तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास किसी भी साइड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर। लेट्स से यहां पर है, ठीक है, तो उसका मतलब कि जो सारे के सारे मासेस थे उसके पोजीशन वेक्टर अपन को पता है। अब इसके भी कोई भी, लेट्स से कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसे बनाता, यहाँ ओरिजिन होता तो इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होता, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होता, हो सकता है कुछ जेड कोऑर्डिनेट भी हो, ठीक है, अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से मुझे इस वाले सिस्टम का बहुत सारे मासेस है, तो इस सिस्टम का मुझे पहले तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अगर मुझे r1 r2 r3 से लेके rn तक इन मासेस का मुझे पोजीशन वेक्टर्स दिया है, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, यहां से इस इक्वेशन के अपन बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट अपन थोड़ी देर बाद लिखेंगे, ठीक है, अपन लिखते हैं पहले पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, RCOM विच इज द पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द RCOM ऑफ द सिस्टम, वेयर r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। ठीक है, इसके सवाल भी करूंगा तो समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, अगर मैं इस RCOM होगा, जैसे लेट्स से कि यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, तो उसका RCOM पोजीशन वेक्टर आ गया RCOM। ठीक है, अब ये कुछ x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा, ठीक है, क्योंकि इट इज अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो x y z तीनों कोऑर्डिनेट हो गए उसके। ठीक है, तो अपन डिनोट करेंगे XCOM, देन YCOM, देन ZCOM। XCOM is the x coordinate of center of mass, उसी तरीके से YCOM is the y coordinate of center of mass और सेम z coordinate of center of mass। ठीक है, अगर RCOM मिल गया मुझे तो देखो XCOM ऐसे लिखते हैं अपन, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से लेके mn। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा m1 y1 से लेके mn yn डिवाइड बाय m1 m2 से लेके mn। ठीक है, और उसी तरीके से ZCOM ऑफ द सिस्टम हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अप टू mn zn डिवाइड बाय m1 से लेके mn। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो भी वेक्टर आएगा वो ij कैप में आएगा, कुछ x COM i कैप, देन y COM j कैप प्लस z COM k कैप। ठीक है, इस तरीके से आएगा कुछ RCOM। ठीक है, तो यहां से अपन को x COM y COM एंड z COM मिलेगा अपन को, which is the x coordinate of center of mass, y coordinate and z coordinate। लिख लो इसको, फिर एक सवाल करते हैं। लेट्स से अपन
उनको एक मास दिया है 2 kg का, उसका कोऑर्डिनेट है 1 to 3। एक दिया है 4 kg का, उसका कोऑर्डिनेट है -1 to 0। और एक दिया है 3 kg का, उसका है 5, 4 एंड -1। ठीक है, तो मुझे ये जो सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालना है RCOM। ठीक है, XCOM, YCOM, ZCOM अलग अलग भी निकाल सकते हो, RCOM अलग से भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे एक ही बात है। ये बेसिकली क्या है, ये जैसे पहला मास ले लो, इसको दूसरा ले लो, इसको तीसरा ले लो। So this is x1, this is y1, this is z1। उसी तरीके से ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। उसी तरीके से ये x3, y3, z3। तो जब सिस्टम का XCOM निकालोगे तो क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, बिकॉज तीन ही मास है, जितने भी मास हो उतने लेने हैं, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बस आंसर निकालो। उस तरीके से अपना YCOM आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और सेम तरीके से अपना YCOM आ जाएगा, ZCOM सॉरी, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो देखो m1 x1, m1 is 1, sorry 2, x1 is 1, m2 x2, m2 is 4, x2 is -1 plus m3 is 3 और x3 is 5 divided by m1 plus m2 plus m3 which is 3 plus 4 7 और ये हो गया 9। So this is 2 minus 4 plus 15 divided by 9, तो 15 minus 2 which is 13 by 9 which is the x coordinate of the center of mass। The same way I can find out y coordinate of the center of mass which is m1 y1, m1 is 2 और y1 is 2 और m2 is 4, y2 is 2 प्लस m3 is 3 और ये है 4 डिवाइड बाय तीनों का मास है 9। तो हो जाएगा 4 प्लस 8 12, 12 24, 24 बटे 9, तो ये आ गया अपना 8 डिवाइड बाय 3। उसी तरीके से YCOM निकालोगे तो सीधा ही कर देता हूं। देखो m1 z1 which is 3 into 2 6 plus m2 z2 4 into 0 minus 3 divided by 9, so it is 1 by 3। 6 minus 3 is 3, 3 divided by 9 which is 1 by 3। तो अपने पास जो RCOM आया, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो क्या आया 13 by 9, 8 by 3 and 1 by 3। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, RCOM is equal to 13 by 9 I cap plus 8 by 3 J cap plus 1 by 3। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल हर एक मास के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वहां से तुम्हें x1 y1 z1 कर लो और XCOM लो। दो मास होते हैं तो बहुत आसान होता है, इसमें 3 है। ठीक है, जितने भी मासेस दिए हुए हैं अपन को तो सॉल्व करने से मतलब है, तो इस तरीके से करेंगे। फिर जैसे एक ट्रायंगल वाला सवाल बहुत फेमस है। एक ट्रायंगल है, ऐसे रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ पर है ओरिजिन। इसकी साइड लेंथ है a और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके तीनों के तीनों उस पे मैंने वहां से m रखा है। ठीक है, अब इसकी देखो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, m 2m 3m कुछ भी ले सकते हैं। हमें बस समझना है कि कैसे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी अपन लिख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल हो गए 60 डिग्री। तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है कि व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कहां पे रहेगा वो निकालना है। तो मेरे पास 3 पॉइंट है,
ए है, बी है, सी है, तीनों के मैं पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ। तो बी के तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 0, ठीक है। अपन देखो एक्स और वाई की ही बात करेंगे, जेड तो है ही नहीं बिकॉज इट इज 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बी तो हो गया 0 0। सी की बात करूं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है कितना, ए जितना, और वाई कोऑर्डिनेट है 0, तो ये हो गया ए 0। और ए की बात करूं तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतनी लेंथ के बराबर है, ये वाली लेंथ, और y कोऑर्डिनेट ये वाली लेंथ के बराबर है, ठीक है। तो उसको बस फाइंड आउट करना है, और जो फॉर्मूला है xc1 y1 का उसके अंदर पुट करना है। अब अगर इसकी वैल्यू दी है a और ये दिया है 60 डिग्री, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो a का ये साइड वाला कंपोनेंट विच इज a cos 60, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, a sin 60। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों, a cos 60, a sin 60, ठीक है। a cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, a/2, देन sin 60 is √3a/2, √3/2, तो ये हो जाएगा √3a/2। So these are the coordinate of 3 points. Now I'll try to find out the x COM, which is the x coordinate of center of mass, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। तीनों मास देखो सेम दिए है, ठीक है। बाकी नहीं भी दिए हो तो पुट कर सकते हो वैल्यू। m x1 is this one which is a/2 plus m2 which is also m, x2 is 0 plus m3 is m, और ये है a डिवाइड बाय तीनों की वैल्यू है m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3ma/2 डिवाइड बाय 3m, 3m कैंसिल, सो दिस इज a/2। x कोऑर्डिनेट तो आ गया a/2। Now when I'll talk about y-COM, so it will be m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3। डिवाइड बाय 3m लिख देता हूँ सीधा, है ना, ठीक है। ऊपर नीचे से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो m1 y1 क्या हो जाएगा, m इंटू y1 इज √3a/2 प्लस m इंटू y2 इज 0 और m3 इज m, और y3 भी देखो 0 है ना। तो डिवाइड बाय 3m, तो ये दोनों टर्म तो 0, तो ये क्या हो जाएगा mm कैंसिल और √3 भी कैंसिल, तो a/2√3 आया भाई इसका आंसर, है ना। तो ये वाला कहीं पे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये वाली डिस्टेंस है a/2। देखो तो कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास के, a/2 एंड a/2√3, तो उसका x कोऑर्डिनेट है a/2 पे और y कोऑर्डिनेट है a/2√3 पे, राइट। दिस डिस्टेंस इज a/2 और y कोऑर्डिनेट है ये वाला विच इज a/2√3, राइट। तो सेंटर ऑफ मास इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अगर तुम्हें 2 से ज्यादा मासेस दिए हुए हैं तो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट 2 मासेस। जब अपन को 2 मास दिए होंगे तब हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो सेंटर ऑफ मास सिंपल तरीके से कैसे निकालना है। लेट्स से कि अपने पास सिर्फ 2 ही मास है, एक मास है m1 और एक मास है m2, और ये जो m1 और m2 है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है विच इज r, इतना मुझे पता है। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उन दोनों के बीच में ही होगा, इट्स ऑब्वियस कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, दैट विल बी समवेयर अराउंड हियर। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, और लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास की पहले वाले मास से डिस्टेंस है r1 और दूसरे वाले से है r2, तो यहाँ अपने पास पहले एक रिलेशन आ जाएगा r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू r, ठीक है। और इसको हम क्या मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0,
इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों, r0। तो जो m1 मास है उसके कोऑर्डिनेट, इसमें छोटा सा टाइटल भी लिख सकते हो, 2 मास सिस्टम। ठीक है, तो m1 का कोऑर्डिनेट है वो है 0 0 और m2 का कोऑर्डिनेट है r0। तो जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, देखो एक्सियम वाइसियम अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो एक्सियम क्या आ जाएगा, m1, देखो वाईसीएम तो आएगा ही नहीं है ना, वाईसीएम 0 ही आएगा क्योंकि ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट ही है, ये 0 0 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा आरसीएम से करते हैं। ठीक है, आरसीएम आएगा m1, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 इज द x1, x1 से ही करते हैं, x1 इज 0 प्लस m2 इंटू r, ये वाली। ठीक है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो xcm क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो देखो ये क्या आया, m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज rcm। तो इसका कोऑर्डिनेट आया, इसका कोऑर्डिनेट आया, मतलब ये रियलिटी में किसकी वैल्यू है, ये r1 की, क्योंकि यही तो डिस्टेंस मुझे आई, ये पोजीशन वेक्टर आया ना xcm which is the x coordinate of center of mass। तो ये कोऑर्डिनेट तो मिला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मतलब, और ycm क्या आएगा, ycm will be equal to 0। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो रियलिटी में क्या है, वो है m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और 0। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, y कोऑर्डिनेट है 0, तो ये किसकी वैल्यू है, r1 की वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू r1। तो r1 इज इक्वल टू आ गया m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगर r1 की वैल्यू आ गई तो r2 की वैल्यू भी आ जाएगी। r2 की वैल्यू क्या होगी भाई, r2 की वैल्यू होगी r माइनस r1। ठीक है, YCM 0 यहां लिख लो, r माइनस r1। तो r माइनस r1 इज m2r डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यह हो जाएगा r m1 प्लस r m2 माइनस r m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो r m2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा m1r डिवाइड बाय m1 प्लस m2 विच इज r2। तो देखो ये r1 r2 मैंने क्यों फाइंड आउट करवाया, तो r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट मास एंड r2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेकंड मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को एक पर्टिकुलर मास से कितना डिस्टेंस पे है जब दो मास का सिस्टम हो, वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, r1 की वैल्यू क्या होगी, जब r1 की वैल्यू निकालेंगे, इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी, दैट इज इक्वल टू सामने वाला मास m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस m2 इंटू r डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल मासेस। जब r1 की वैल्यू करेंगे तो m2 आएगा और r2 की वैल्यू करेंगे तो m1 आएगा। अब इसका यूटिलाइजेशन एक सवाल के थ्रू में सीधा समझा देता हूँ। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि यहाँ पर मास है m और यहाँ पर मास है 4m। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है उसका m से डिस्टेंस कितना है, अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस है लेट्स से d, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में होगा, तो इससे कितने डिस्टेंस पे और इससे कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से सेंटर ऑफ मास है ये वाले डिस्टेंस पे, तो ये है बेसिकली अपना r1 और ये है r2। देखो ध्यान से, वही वाली बात है। ठीक है, तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एक मास से निकालनी है, तो देखो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस d डिवाइड बाय टोटल मास 5m, सो इट इज 4d बाय 5। और r2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, सामने वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस, देखो m1 इंटू r, तो m1 इंटू r विच इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल मास 5m, तो आ जाएगा d बाय 5। तो ये डिस्टेंस आ गई भाई 4d बाय 5 और ये आ गई बच्चों d बाय 5। ठीक है, so this is how we will find out the center of mass of the system, distance of center of mass from the body। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मुझे दिया है 2 kg और 4 kg, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है 6 मीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस 2 kg बॉडी, ठीक है। तो ये निकालनी है, तो क्या करेंगे, सामने वाला इनटू टोटल डिवाइड बाय टोटल मास, तो आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 मीटर और ये आ जाएगा 2 मीटर, सो दैट विल बी 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा सीधा 2। ट्राई करना भी मैंने क्या किया, 2 kg 4 kg दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी है दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट से, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 पार्टिकल है तो किस तरीके से, 3 है तो किस तरीके से, राइट।